आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में डिफरेंस। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, चलिए आपको थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स, यानी कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के जितने भी राजा हुए जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया है, उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन पूरे टॉपिक में हम लोगों ने यही सब चीज़ डिस्कस किया है ना। तो खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के अंदर जितने भी राजा थे उन सभी ने किस किस प्रकार से दिल्ली के ऊपर रूल किया है, किसका रूल करने का क्या तरीका था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो राजा थे वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। यानी कि देखिए ध्यान से समझना है, दिल्ली के ऊपर अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं, ठीक ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि हम लोग दो डायनेस्टी का बात करें जिन्होंने दिल्ली पे ज़्यादा रूल किया और काफ़ी अच्छे तरीके से रूल किया है, बहुत बढ़िया से रूल किया है, वो कौन सा दो डायनेस्टी होगा? खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। अब हम यदि बात करें कि इन दोनों डायनेस्टी में भी यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी अच्छे राजा ने अच्छे से रूल किया है, अपने दायरे को बढ़ाया है, अपने दूर दूर तक के एरिया को जीता है, तो वो कौन सा दो राजा होगा? खिलजी डायनेस्टी का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी का हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। तो ये दोनों अलग अलग डायनेस्टी से भले ही आते थे, लेकिन दोनों ने दिल्ली पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से रूल किया है और दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के जो आसपास वाले जगह थे उन पे भी अपना कब्जा बेहतरीन तरीके से जमाया है ना। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस था, इन दोनों का काम करने का तरीका क्या था। यही नहीं कि आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरफ रख लेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को और दूसरे तरफ रख लेंगे हम लोग मोहम्मद तुगलक को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला बात जो लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो ये है कि एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी हमेशा से चाहता था कि हमारा जो आर्मी हो वो बहुत बड़ा हो। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है? देखिए, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये हुआ, सिंपल से ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि हमारे पास सैनिक इतना हो कि हम कहीं पे भी लड़ाई लड़ने जाएं तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमेशा से ये मानना था कि हमारा सैनिक बहुत ताकतवर हो, हमारा जो आर्मी है उसका दायरा क्या हो सके, बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भर्ती करना है ताकि हम किसी भी जगह पर जाएं लड़ने के लिए तो हमारे आर्मी का जो संख्या वो कम ना पड़े, है ना। कई बार जो देखो ध्यान रखना, कई बार लड़ाई हारा जाता है सैनिकों के कमी की वजह से और कई बार बुद्धि कम होने से भी लोग हार जाते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत आर्मी है, बहुत सैनिक है आपके पास, लेकिन आपके पास बुद्धि ही नहीं कि कैसे लड़ा जाता है, तो फिर वो आर्मी का क्या काम, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये आर्मी बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि भाई किसी जगह को कब्जा करना है तो सबसे पहले अपने आर्मी को बढ़ाओ। ज्ञान जो है वो तो बाद में लगाना ही है कि कैसे आर्मी का इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले आर्मी का संख्या बढ़ाओ, है ना। तो ये आर्मी के संख्या को बढ़ाने में बड़ा फोकस करता था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसजियाना। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब देखो होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी हमेशा चाहता था कि अपना आर्मी को बढ़ाता ही रहना है, लेकिन मोहम्मद तुगलक अपने आर्मी को लेकर कॉन्फिडेंट था क्योंकि इनके पास आर्मी का संख्या पहले से ठीक ठाक था। मतलब इन्होंने कभी उतना ज़्यादा अपने आर्मी को बढ़ाने पे उतना जोर नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने मात्र एक बार अपने आर्मी के दायरे को बढ़ाने के बारे में सोचा, तब जब इनको अटैक करना था ट्रांसजियाना पे, तब जाकर इन्होंने अपने आर्मी को बढ़ाया है, ठीक है। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस हो गया हमारा। तो ट्रांसजियाना के ऊपर जब इनको अटैक करना था तब मोहम्मद तुगलक को अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए पड़ा, नहीं तो फिर वो भी उसके पास इतना आर्मी था कि वो आराम से लड़ लेता। अभी ध्यान रखना कि ट्रांसजियाना जो है ये हमारे पाकिस्तान के बगल में पड़ता है, जिसमें आपका आ जाता है कजाकिस्तान, है ना, उज़्बेकिस्तान, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान,
ये जो अलग अलग प्रकार के जो तान वाले शब्द वाले कंट्री हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रांसजियाना। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी हमेशा से अपने आर्मी को बढ़ाना चाहता था, वो बढ़ाता भी था क्योंकि इनके पास आर्मी का संख्या उतना ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन मोहम्मद तुगलक अपने आर्मी को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास इतना आर्मी है कि किसी पे भी हमला करेंगे तो हम आराम से उसको जीत जाएंगे। लेकिन इनको मात्र एक बार अपना आर्मी बस बढ़ाना पड़ा है तब, जब मोहम्मद तुगलक ने किसके ऊपर हमला करना चाहा, ट्रांसजियाना पे हमला करना चाहा, तब इन्होंने अपने आर्मी को बढ़ाया था। क्योंकि ट्रांसजियाना पे हमला करना और वहाँ को जीत के आना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ का जो राजा था वो खुद अपने आप में बहुत पावरफुल था, है ना। तो वहाँ के राजा को हरा के आना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आर्मी बहुत बड़ा चाहिए। और ध्यान रखना है कि ट्रांसजियाना का मतलब यहाँ पे कौन सा कंट्री हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, है ना, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। तो ये सब जो तान वाले कंट्री हैं, लास्ट में जो तान लगा हुआ है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रांसजियाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग गैरिसन टाउन बनाया था। गैरिसन टाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, गैरिसन टाउन का मतलब होगा कि कुछ बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इलाका होगा, उस इलाके को बड़े बड़े बाउंड्री से घेर दिया जाएगा और उसी बाउंड्री के अंदर लोग रहेंगे, उसी को कहा जाता है गैरिसन टाउन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन टाउन ही बनवा दिया था। सोचो, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी अपना क्या कर रहा था, बार बार सैनिक का संख्या, आर्मी का संख्या बढ़ा रहा था, है ना। तो अब इनके पास इतना बड़ा सैनिक है, इतना बड़ा आर्मी का पूरा लोग हैं, तो वो लोग रहेंगे कहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, उनके लिए पूरा का पूरा गैरिसन टाउन ही बना दिया। मतलब कि एक बहुत बड़े इलाके को बाउंड्री से घेर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अपने आर्मियों को, अपने सैनिकों को कि जाओ तुम इसी गैरिसन टाउन के अंदर रहो। तो हाँ, बस सैनिक के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था उस गैरिसन टाउन का, सीरी, SIRI, सीरी। ठीक है, ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि हमेशा अपने आर्मी के संख्या को बढ़ाने के बारे में सोचता था, उनके पास आर्मी का संख्या इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने आर्मी को रहने के लिए पूरा का पूरा गैरिसन टाउन ही बनवा दिया और वहीं पे बोला कि जाओ तुम लोग उधर ही रहना, है ना, और जब हम लड़ाई करने के लिए बुलाएंगे तो आ जाना। ठीक है, तो ऐसा हुआ। लेकिन मोहम्मद तुगलक क्या करता, देखो मोहम्मद तुगलक इसमें क्या है, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi Kohna was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी अलग जगह पे गैरिसन टाउन नहीं बनाया, जो पहले से बना हुआ था वहाँ से बस लोगों को हटाया और उसको गैरिसन टाउन में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे बोला कि जाओ तुम लोग अपने आर्मी को बोला कि जाओ तुम वहाँ पे रहो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, जिसको उसमें बोला जाता था दिल्ली ही कोहना। सिंपल से समझिए कि दिल्ली में ना उस समय पे 4 पुराने शहर थे। दिल्ली में उस समय पे 4 पुराने शहर थे, जिसमें से एक शहर को, जिसका नाम था दिल्ली ही कोहना। ठीक है, इस वाले शहर के अंदर जितने भी लोग रहते थे, इन सभी लोगों को मोहम्मद तुगलक ने खाली करवा दिया, बोला कि इस जगह को छोड़, और उस जगह को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, गैरिसन टाउन में कन्वर्ट कर दिया गया और अपने आर्मी को बोला कि जाओ तुम लोग वहीं पे रहना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पूरा एक नए इलाके पे, एक नए जगह पे गैरिसन टाउन बनाया अपने आर्मी के लिए। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अलग जगह पे अपना टाउन, गैरिसन टाउन नहीं बनाया, बल्कि जो दिल्ली के 4 पुराने शहर थे, उनमें से एक पुराने शहर में से सारे लोगों को हटा दिया, बोला तुम लोग हटो, यहाँ पे कौन रहेगा, हमारे आर्मी के नौजवान रहेंगे, यानी कि हमारे सैनिक वगैरह रहेंगे। तो जो सिटी पहले से बसा हुआ था, सारे लोगों को हटा दिया और वहाँ पे अपने आर्मी को बोला कि भैया तुम लोग अब यहीं पे रहो, जब लड़ाई लड़ने के लिए बुलाएंगे तो बस वहाँ से निकल के आ जाना। तो ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है बात। तो पहला अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने आर्मी को वो हमेशा बढ़ाते रहते थे, लेकिन मोहम्मद तुगलक कभी भी अपने आर्मी को बढ़ाने के ऊपर उतना फोकस किए नहीं, क्योंकि इनके पास अपना आर्मी बहुत ज़्यादा था पहले से ही। लेकिन उन्होंने आर्मी अपना बढ़ाया कब था, जब इनको ट्रांसजियाना पे हमला करना था तब, उसी समय, बस उसके अलावा फिर कहीं नहीं। अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मी को रहने के लिए पूरा का पूरा एक गैरिसन टाउन नया वाला बनवा दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने ऐसा कुछ नहीं किया था।
दिल्ली के अंदर 4 पुराने शहर थे, जिसमें से एक पुराने शहर को ही पूरी तरीके से वो खाली करवा दिया और बोला अपने आर्मियों को कि तुम लोग यहाँ पे रहो। उनके लिए अलग से गैरिसन टाउन नहीं बनाया था इन लोगों ने। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स इल्ड। अब देखो सवाल यहाँ पे ये है कि सर अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मी को हमेशा बढ़ाता रहता था, तो उस आर्मी को वो पेमेंट क्या करता था? तो ये पेमेंट करता था किस रूप में? अनाज के रूप में। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 1000 सैनिक है, मान लेते हैं, तो उस हजारों सैनिक को भाई घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा तो दोगे ना आप, तभी तो आर्मी आपके लिए काम कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल यदि लें, हमारे इंडिया में जितने भी आर्मी हैं, आर्मी के नौजवान हैं, उनको क्या मिलता है? सरकार की तरफ से सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है, तब उनका घर परिवार चलता है। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जितने भी आर्मी काम करते थे, उन आर्मी को सैलरी के तौर पे क्या दिया जाता था? सैलरी के तौर पे अनाज दिया जाता था। अब सवाल है कि सर ये अनाज उनके पास कहाँ से है अलाउद्दीन खिलजी के पास? ये वही अनाज है जो अलाउद्दीन खिलजी किससे वसूलता था? टैक्स वसूलता था लोगों से। मतलब अलाउद्दीन खिलजी लोगों से टैक्स वसूलेगा क्या? अनाज। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या आ गया? अनाज आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? अब उस अनाज को, उतना अनाज राजा कैसे खाएगा? बहुत अनाज होता था उसके पास, तो राजा क्या किया? राजा उसी अनाज को अपने सैनिकों को क्या कर दिया? दे दिया सैलरी के तौर पे। राजा बोला कि भैया तुम लोग हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ते हो, तुम लोग हमारे लिए जान भी दे देते हो, तो तुमको हम सैलरी के रूप में क्या दे देंगे? अनाज दे देंगे। तुमको पेट ही भरना है ना अपने परिवार का, तो अनाज दे देंगे। तो अनाज दे देते थे और राजा भी खुश, आर्मी भी खुश, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब सवाल है कि सर ये अलाउद्दीन खिलजी कितना टैक्स वसूलता था किसानों से? 50%। जैसे मान लीजिए कोई किसान है जिन्होंने 10 बोरी अनाज उपजाया, तो 10 बोरी अनाज का 5 बोरी अनाज किसको देना पड़ेगा? अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा, यानी कि अपने राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सवाल पूछेगा कई बार आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मी के नौजवानों को, अपने आर्मियों को सैलरी के तौर पे क्या देता था? तो बताना है अनाज देता था। और सवाल है कि अनाज इसके पास आया कहाँ से? किसानों से आया। किस रूप में आया? टैक्स के रूप में आया। अलाउद्दीन खिलजी ने कितना टैक्स लगाया था किसानों के ऊपर? 50%। ठीक है, अब मोहम्मद तुगलक क्या करता था अपने आर्मी को सैलरी देने के लिए? देखते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। अब देखो होता क्या था, मोहम्मद तुगलक भी सेम चीज करता था। मोहम्मद तुगलक भी सेम करता था। ये भी अपने किसानों से टैक्स वसूलता था, और टैक्स मतलब अनाज वसूलता था, और उस अनाज को दे देता था किसको? अपने सैनिकों को। किस रूप में? सैलरी के रूप में। ये भी सेम चीज करता था। फिर सवाल है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस है, समझिए। अलाउद्दीन खिलजी लोगों से टैक्स लेता था अनाज, और वो टैक्स यानी कि वो अनाज आर्मी को दे देता था, सिंपल। और एक किसानों से टैक्स कितना वसूलता था? 50%। अलाउद्दीन खिलजी का बात कर रहे हैं। मोहम्मद तुगलक भी सेम चीज करता था, लेकिन चूंकि इसके पास आर्मी का नंबर क्या था, ज़्यादा या कम? इनके पास अलाउद्दीन खिलजी से इनके पास आर्मी का संख्या क्या था? ज़्यादा था। तो ये भी टैक्स सेम तरीके से वसूलते थे, और ये भी अपने आर्मियों को, अपने सैनिकों को अनाज ही देते थे। लेकिन ये ना एक एक्स्ट्रा चीज़ करता था, वो ये टैक्स थोड़ा ज़्यादा लेता था लोगों से। क्यों ज़्यादा लेता था? क्योंकि इनके पास आर्मी का संख्या क्या है? ज़्यादा है, तो पेमेंट भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आपके पास अनाज ज़्यादा कब आएगा? जब आप लोगों से अनाज ज़्यादा लेंगे टैक्स, तब ना। तो आप ये मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी लोगों से 50% टैक्स लेता था, तो पक्का मोहम्मद तुगलक उससे ज़्यादा ही लेता होगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद तुगलक का जो आर्मी था उनका संख्या थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। ऑब्वियस ये बात है, आपके पास यदि आर्मी का संख्या ज़्यादा बड़ा है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा देने के लिए आपके पास ज़्यादा अनाज होना चाहिए, और अनाज आपके पास ज़्यादा तब आएगा जब किसानों से ज़्यादा टैक्स लोगे तब। तो समझ में आ गया बात? तो दोनों सेम चीज़ करता था, दोनों अनाज ही देता था अपने आर्मी को, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स लेता था किसानों से, लेकिन मोहम्मद तुगलक उससे ज़्यादा लेता होगा, तभी तो उतने बड़े आर्मी को वो सैलरी दे पाएगा, है ना। बस यही दोनों में डिफरेंस है। आगे बात करते हैं, दो डिफरेंस और है।
द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर दैन इक्ताज। इक्ता क्या था? जमीन। इक्ता क्या था? जमीन। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मियों को, अपने सैनिकों को सैलरी देता था किस रूप में? अनाज के रूप में। किस रूप में? अनाज के रूप में। अनाज यदि कभी नहीं हुआ, मान लो कि इस बार फसल किसानों का खराब हो गया, तो किसान कहाँ से देगा आपको अनाज? नहीं दे पाएगा। तो किसान से क्या ले लेगा अलाउद्दीन खिलजी? पैसा ले लेगा, कैश ले लेगा। कैश मतलब नोट आज के जैसा नहीं, उस समय पे सोना चांदी वगैरह चलता था, तो वो टैक्स ले लेगा उस तरीके से। अब जरा सोचो, खेती हुआ नहीं है बढ़िया, किसान अनाज दे नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन क्या अलाउद्दीन खिलजी टैक्स माफ़ कर देगा? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा किसानों को कि तुम्हारा अनाज भले नहीं हुआ है अच्छा, फसल भले अच्छा नहीं हुआ है, हमको तुम फसल नहीं दे पा रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अनाज नहीं देंगे चलेगा, लेकिन अनाज के रूप में क्या दे दो फिर हमको? टैक्स के रूप में पैसा दे दो। तो अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या आया? अनाज आया या पैसा आया? पैसा आया। तो वो अपने आर्मी को देगा भी क्या? फिर पैसा ही देगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास यदि अनाज होता था तो वो अपने आर्मी को अनाज देता था सैलरी के रूप में। अनाज नहीं होता था तो वो क्या देता था फिर? कैश, यानी कि पैसा देता था। जमीन कभी नहीं देता था, ध्यान रखना है। अपने आर्मी के नौजवानों को कभी भी वो जमीन नहीं देते थे सैलरी के रूप में। जरा इमेजिन करो यार, 1000 मान लो, हालांकि इससे ज़्यादा ही रहता था आर्मी उसके पास, लेकिन मान लो कि अलाउद्दीन खिलजी के पास 1000 सैनिक काम करते हैं, और 1000 सैनिकों को यदि वो ज़मीन देने लग जाए तो उसके पास खुद का ज़मीन क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मी को सैलरी देने के लिए 2 चीज़ करता था। यदि उसके पास अनाज है तो अनाज देता था, और यदि पैसा है तो फिर पैसा देता था, लेकिन कभी ज़मीन नहीं देता था, ध्यान रखना है। लेकिन मोहम्मद तुगलक क्या करता था? आइए इसके बारे में बात करते हैं। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, but instead of controlling prices he used a token currency somewhat like present day paper currency। अब होता क्या था वो समझो। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जिस तरीके से अनाज रहा तो अनाज दे दिया, पैसा रहा तो पैसा दे दिया अपने आर्मी को, मोहम्मद तुगलक भी सेम चीज़ करता था। मोहम्मद तुगलक भी सेम चीज़ करता था। इसके पास भी अनाज रहता था तो अनाज दे देते थे, पैसा रहता था तो पैसा दे देते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक एक अच्छा चीज़ और करता था। ये क्या करता था देखो, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। ये ना अपना खुद का करेंसी चलाता था, सोचो, मतलब उस पर राजा का पूरा मोहर है ना, ये सब बना हुआ। तो ये जो अपने आर्मी को सैलरी देता था वो सोना चांदी के रूप में नहीं, यदि अनाज है तो अनाज देते थे, पहला बात तो ये, लेकिन अनाज नहीं तो फिर क्या देगा? सोना चांदी देगा? नहीं, ये अपना खुद का करेंसी देता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना, नोट वाला करेंसी हमारे पास है, वो भी अपना खुद का करेंसी लॉन्च किया था, वो करेंसी देता था कि ये करेंसी लो, ये पैसा लो, और इस पूरे राज्य में जहाँ ये चलाओगे वहाँ वो चलेगा, और जो तुमको खरीदना होगा खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों अपने आर्मी को अनाज और सैलरी दोनों देते थे। अनाज है तो अनाज दे दिया, पैसा है तो फिर पैसा दे दिया। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? अपने आर्मी को कैश देता था। कैश मतलब उस समय पे क्या चलता होगा? सोना चांदी का सिक्का चलता होगा, सिक्का दे दिया। लेकिन मोहम्मद तुगलक बोला कि भैया हम सिक्का नहीं देंगे, हम इतने बुर्बक नहीं है कि हम सोना तुमको देंगे। आप समझ रहे? सैलरी के रूप में यदि आप उसको सोना दे रहे हैं तो एक तरीके से आपका खजाना क्या हो रहा है? सोने का खाली हो रहा है। देखो, आर्मी को सैलरी जो मिलता है उससे वो क्या करेगा? अनाज ही खरीदेगा ना, मार्केट में कपड़ा ही खरीदेगा ना। इसके लिए क्या करो, उसको सोना चांदी देने का जरूरत नहीं है, एक करेंसी लॉन्च कर दो, एक टोकन दे दो उसको, जिसको वो मार्केट में कहीं भी चला पाएगा। सिंपल। जैसे मान लीजिए आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी ऑफिसर हैं, तो क्या सरकार उसको सोना चांदी दे देती है? यदि सरकार हर ऑफिसर को सोना चांदी देने लग जाए तो सरकार के पास फिर बचेगा क्या? लेकिन सरकार क्या देती है? उसको करेंसी देती है, कैश देती है कि भैया तुमको ये 50-500 का नोट लो, इसको तुम किसी भी दुकान में दिखाओगे चल जाएगा, और जो सामान तुमको खरीदना होगा तुम सामान
खरीद लेना। इससे क्या हुआ, सरकार का काम भी हो गया और उसका सोना का खजाना जो था वो रखा का रखा भी हो गया। तो बताओ इसमें ज़्यादा समझदारी का काम कौन दिखाया, मोहम्मद तुगलक दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी कैश देता था सोने चांदी के रूप में, जिससे उसका खजाना क्या होता चला गया, खाली होता चला गया। लेकिन ये बोला कि नहीं, हम सोना चांदी तो कभी नहीं देंगे क्योंकि बहुत महंगा चीज़ होता है, आपको सैलरी ही चाहिए ना। मार्केट में अनाज ही खरीदोगे, जाके कपड़ा खरीदोगे, जो खरीदना वो खरीदना, लेकिन किससे खरीदो, टोकन से खरीदो। और जहाँ जहाँ मोहम्मद तुगलक का राज हुआ है वहाँ वहाँ उसका टोकन चलता था। मतलब आप दुकान में टोकन दिखाओगे, टोकन से आपको अनाज वगैरह मिल जाएगा। मतलब सेम आप समझ लो जैसा हम लोग आज करते हैं। बस आज आप दुकान में सोना चांदी लेके सामान खरीदने नहीं जाते हैं, करेंसी लेके जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। ठीक है, आगे एक लास्ट है, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वाज क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन इन दोनों में सवाल है कि सक्सेसफुल कौन हुआ, ज़्यादा लंबे समय तक कौन रूल कर पाया। हालांकि यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इन दोनों में बेहतर कौन है, मोहम्मद तुगलक है। मोहम्मद तुगलक थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से रूल कर रहा था, लेकिन बाद में मोहम्मद तुगलक ने जितने भी अच्छे काम किए उनको परिणाम नहीं मिला। होता है ना कई बार, क्या समाज में आप कुछ भी कर लो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, कितना भी अच्छा काम कर लो रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरी क्या है, जैसा समाज है वैसा बन के रहो। समाज बुरा है तो बुरा बन के रहो, समाज बढ़िया है तो बढ़िया बन के रहो। हम लोग कहते हैं ना ऐसा, जैसे आप सिंपल सा, जैसे 1000 बढ़िया आदमी है, सॉरी ऐसे 1000 खराब आदमी है, उसमें आप एक अच्छा आदमी जाके क्या कर लोगे, कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जैसा सामने वाला का स्थिति है उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लो। सामने वाला बड़ा खराब आदमी है, अपने आप को खराब कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला बढ़िया है, अपने आप को बहुत बढ़िया कर लो। मतलब कि सामने वाले के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो इसमें सबसे माहिर कौन निकला इस मामले में, अलाउद्दीन खिलजी निकला। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि जैसा सामने वाला होगा वैसा हम अपना व्यवहार करेंगे। लेकिन मोहम्मद तुगलक, सामने वाला खराब है चलेगा, लेकिन हम अपने आप को बढ़िया रखेंगे। इसी के चक्कर में ये फेल हो गया, लंबे समय तक ये नहीं टिक पाया, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी लंबे समय तक टिक पाया, ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वाज अ फेलियर, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया, ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सामने वाला का बिहेवियर होगा आप अपना भी बिहेवियर वैसा ही दिखाइए। तो इसमें माहिर कौन निकल गया, हमारा अलाउद्दीन खिलजी निकल गया। मोहम्मद तुगलक बेचारा अच्छे बनने के चक्कर में बर्बाद हो गया, लंबे समय तक टिक नहीं पाया, है ना। चले खैर, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाइए, नहीं, आप अपना बिल्कुल ठीक रहिए, लेकिन सामने वाले के हिसाब से अपना स्थिति चेंज करते रहिए, है ना। सामने वाला बड़ा ख़राब व्यक्ति है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, जबकि आप अच्छे से बात कर रहे हैं, ख़राब से बात कर रहा है, अभी ख़राब बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपना व्यवहार आपको बढ़िया रखना है, लेकिन सामने वाला जैसा है उस हिसाब से फिर अपने आप को चेंज भी कर लेना है। क्योंकि आप बढ़िया जब तक रहेंगे तब तक आपका इस्तेमाल होता रहेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कई बार गलत भी बनना पड़ता है, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब मेरे हिसाब से आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। दोनों को देखो, दोनों के काम करने के तरीके में यदि हम लोग बात करें तो मोहम्मद तुगलक ठीक था, अलाउद्दीन खिलजी में थोड़ा सा कमी दिख रहा था। लेकिन आगे जीतता कौन है, ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी ही होता है, क्योंकि इन्होंने सामने वाले के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज किया। लेकिन मोहम्मद तुगलक अपने आप को हमेशा अच्छा ही कर रखे। इनका मानना था कि सामने वाला बुरा हो जाए, लेकिन हम बुरा नहीं होंगे, तो ये नहीं टिक पाए फिर, है ना। ऐसे नहीं होता है, समाज में आपको बदलना पड़ता है। समाज में जैसा लोग वैसा बदल जाओ। समाज में खराब लोग हैं तुम भी खराब हो जाओ, समाज में बढ़िया लोग हैं तुम भी बढ़िया हो जाओ, सिंपल ये नियम होता है, ठीक है। तब आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का होगा, वो है द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरीज। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।